एक मशीनरी है जो दुनिया भर के ब्रिलियंट माइंड्स को टेररिस्ट बना रही है और इतना जबरदस्त काउंसलिंग किया कि 20 सेकंड में सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई भी कर दिया। असली डर तो अब लगना चाहिए जब एक स्टेथोस्कोप पकड़ने वाला हाथ भी डेटोनेटर दबा रहा है। हो सकता है वो मुफ्ती गलत बोल रहा हो, पर एक स्टेट का नीट टॉपर थोड़ी ना गलत बोलेगा। किस पल एक जीनियस इंसान का ब्रेन इंटरसेप्ट हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसके बैच से सिर्फ 5 ही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे और रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ भी कम होती है। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा आईक्यू और डेडिकेशन दोनों टॉप नॉच है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर बनकर क्या फायदा। अगर हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो लोग एक भी ऐसे टैलेंटेड इंसान को अपने साथ मिला लेते हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी जीत है और हमारी सबसे बड़ी हार। जो मरेंगे वो वैसे भी एनिमी ही है, इनोसेंट नहीं। जो काम एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट को क्लियरली क्राइम लगता, वही काम अब जरूरी लगने लगा था। कुरान ने तो दूसरी तरफ वार्निंग भी दी है, जाके इस्लाम का 1400 साल पुराना रिकॉर्ड चेक करो। सुन्नी, सिया, अरब, एशियन सब एक ही लाइन में, सबका एक ही वर्डिक्ट। ये वीडियो एक दूसरा सवाल पूछता है, अब सारी राहों का एंड, सारे सवालों का जवाब, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब तक आप सबको पता चल ही चुका है कि कैसे 10 नवंबर 2025 की शाम को हमारे देश में पहली चलती कार में ब्लास्ट हुई, कितने कैजुअलिटीज हुए, कितने गाड़ियां जल गई, कौन कहां था, ये सब तो आप लोग अब तक जान ही चुके हैं। ये वीडियो उन हेडलाइंस का रिकैप नहीं है, ये वीडियो एक दूसरा सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी ब्रेकिंग न्यूज ने नहीं दिया। दिल्ली को हिला देने वाली ब्लास्ट को कुछ डॉक्टर्स ने अंजाम दिया। नीट क्रैक करने वाले, एक सुसाइड बॉम्बर जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में नीट का टॉपर बना था, ये सर्जरीज करने वाले, लाखों की जान बचाने की ट्रेनिंग लेने वाले लोग बॉम्ब बना रहे थे। ये तो सिर्फ इस दिल्ली ब्लास्ट की मुखबिर हैं। और इतिहास में झांके तो याकूब मेमन जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, टॉप ब्रेन, टॉप स्कॉलर, 1993 मुंबई ब्लास्ट के लिए फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का काम देख रहा था। बोले तो अपना सीए वाले दिमाग का फुल यूज कर रहा था लोगों को मारने के लिए। ओसामा बिन लादेन, अब इन भाई साहब का कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं चाहिए आपको। एक सिविल इंजीनियर था, वो भी आज से कई साल पहले। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग नहीं, वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी ग्रेजुएट था सऊदी के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से, जो एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1970s में इतने सारे पढ़ाइयां करना आज जैसे आसान नहीं था। अयमन अल जवाहिरी जो ओसामा के डेथ के बाद अल कायदा का टॉप बॉस बना, वो भी एक क्वालिफाइड सर्जन था। ना जाने ऐसे कितने और नाम है टेररिज्म के दुनिया में। और सवाल यह है कि इतने ब्रिलियंट दिमाग किस मोड़ पर यह रास्ता अपना लेते हैं, किस पल एक जीनियस इंसान का ब्रेन इंटरसेप्ट हो जाता है, किस तरह कुछ अनपढ़ मुफ्तीज, मौलवीज, कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स इतने जीनियस माइंड को टेररिस्ट बना देते हैं। आज हम अंदर झांकेंगे उस साइकोलॉजी तक, उस सिस्टम तक, उस मशीनरी तक जो पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के टॉप रैंकर्स, ब्रिलियंट माइंड्स को टेररिस्ट बना रही है। और हम पूछेंगे, अगर इतने ब्रिलियंट लोग भी ब्रेन वॉश्ड हो सकते हैं तो आम इंसान किस लेवल पर खड़ा है। पहले तो डर लगता था कि कसाब जैसे अंडर प्रिविलेज लोग ही टेररिस्ट बन रहे हैं, पर दोस्तों असली डर तो अब लगना चाहिए जब एक स्टेथोस्कोप पकड़ने वाला हाथ भी डेटोनेटर दबा रहा है। चलिए डिकोड करते हैं वो रास्ता जहां टॉपर्स, हीलर्स और डॉक्टर्स धीरे धीरे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाते हैं। अगर आपको लगता था कि टेररिस्ट सिर्फ गन, बॉम्ब और स्लोगन से बनते हैं, तो आज की वीडियो आपको हिला के रख देगी। इस पूरे वीडियो को बनाने में मैंने कुछ ऑफिशियल रिसोर्सेज का मदद लिया है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बड़े मिथ को बस्ट करते हैं। हम सबको लगता है कि टेररिस्ट मतलब कोई जाहिल, अनपढ़, बेहद गरीब और फ्रस्ट्रेटेड टाइप का आदमी होगा। आंखों के सामने नजर आता है अजमल कसाब का फोटो, ईद में बाप को कपड़ा मांगा, बाप ने नहीं दिया और बेटा आतंकवादी बन गया। दोस्तों ऐसा होता जरूर है, पर हर केस में नहीं। कुछ चुने हुए केसेस में ऐसे लोगों का बलि दे दिया जाता है। पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो आतंकी संगठन है, इनको आज तक इतने सारे देश, सुपर पावर्स मिलके खत्म क्यों नहीं कर पा रहे।
क्या रीजन सिर्फ ये है कि वो कोई देश में जाके छुप जाते हैं? इसका आंसर है दोस्तों, उन संगठनों में बैठे कुछ ब्रिलियंट दिमाग। इतने ब्रिलियंट दिमाग कि तमाम कंट्रीज के सारी सिस्टम्स फेल हो जाते हैं इनको पूरी तरह से मिटाने में। अलग अलग स्टडीज ने दिखाया है कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही होते हैं। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को स्मार्ट लोग चाहिए होते हैं जो प्लानिंग कर सके, एन्क्रिप्शन समझ सके, मेडिसिन या इंजीनियरिंग का यूज कर सके और जो एजुकेटेड फेस बन के प्रोपागेंडा भी चला सके। अब एक टीनेज लड़के को लगेगा कि हो सकता है वो मुफ्ती गलत बोल रहा हो, पर एक स्टेट का नीट टॉपर थोड़ी ना गलत बोलेगा। लो, मिल गया आपको प्रोपागेंडा का सबसे बड़ा फेस। अब चलते हैं पूरे प्रोसेस पे जो ये हैंडलर्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव ओपनिंग का, जो कहता है कि रेडिकलाइजेशन यूजुअली एक पर्सनल क्राइसिस से स्टार्ट होता है। करियर का प्रेशर, फेलियर, जॉब लॉस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन या फिर स्ट्रॉन्ग इनजस्टिस की फीलिंग। इस फेज को बोला जाता है कॉग्निटिव ओपनिंग, जब इंसान पहले से पढ़े हुए अपनी लर्निंग या पुराने आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, नए आइडियोलॉजी सुनने को रेडी रहता है। यहीं पे एंट्री करता है कोई हैंडलर, मुफ्ती या रिक्रूटर। उसका काम होता है एक ऐसे कैरेक्टर को फाइंड करना जो कॉग्निटिव ओपनिंग के लिए रेडी है। यह होता है सबसे पहला स्टेप किसी भी नए रिक्रूट का। चलिए पूरा प्रोसेस मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूं। सोचो राहुल के बारे में, जो एक 23 साल का मेडिकल स्टूडेंट है दिल्ली से। उसका फैमिली मिडिल क्लास है पर उसके एस्पिरेशंस बड़े हैं। राहुल पढ़ाई में टॉपर था और उसके पेरेंट्स के सपने थे कि वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा। पर मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के बाद राहुल को रियलिटी दिखाई देने लगती है। वो सोचता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसके बैच में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे। उसके बैच में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजर्वेशन भी मिलता है और रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ भी कम होती है। राहुल को लगता है कि ये फेयर नहीं है, मैंने हार्ड वर्क की फिर भी मुझे इक्वल चांस नहीं मिल रहा। पर राहुल ने तो हमेशा से यही सुना था कि अगर तुम मेहनत करोगे जरूर सफलता मिलेगी। स्कूल में वो कॉन्सिस्टेंट टॉपर रहा, कॉन्फिडेंट था कि फेयर कंपटीशन हमेशा जीतती है। पर यहां तो उसकी सारी पुरानी लर्निंग्स फॉल्स प्रूफ हो रहे थे। फिर फाइनल ईयर में इंटर्नशिप्स के टाइम जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं या जिसके पेरेंट्स इन्फ्लुएंशियल हैं उन्हें अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं और राहुल को नहीं मिल पाता। उसी वक्त उसके कॉलेज के एक सीनियर ने उसको बताया कि एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग भी हो रही है, पर सिस्टम कुछ कर ही नहीं रहा। इस सब के बीच राहुल के दिमाग में एक भयंकर फ्रस्ट्रेशन बनता जाता है। उसको लगता है कि सिस्टम करप्ट है, मेरिट का कोई वैल्यू नहीं है और सब कुछ पॉलिटिक्स और कनेक्शंस के चक्कर में चल रहा है। उसका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, रात को नींद नहीं आती। वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि सब ठीक है, पर इंटरनली वो टूट चुका है। फिर एक दिन कॉलेज के कैंटीन में एक लड़का, लेट्स कॉल हिम आमिर, राहुल के पास बैठता है। आमिर थोड़ा सा ओल्डर दिखता है, कॉन्फिडेंट और सरप्राइजिंगली राहुल की एग्जैक्ट फ्रस्ट्रेशंस को समझता है। आमिर बोलता है, तुम समझ गए ना कि ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है या जिनके कनेक्शंस हैं। राहुल बोलता है, हाँ यार बिल्कुल, मेरा हार्ड वर्क कुछ नहीं है। आमिर बोलता है, नहीं, हार्ड वर्क का वैल्यू है, पर असली बात यह है कि सिर्फ मेहनत से हर जगह सफलता नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया में हर किसी को बराबर का मौका ही नहीं मिलता। हमारी कम्युनिटी में तो और भी कम लोग हैं जो अपने हक के लिए सामने आते हैं। ज्यादातर लोग अपनी छोटी दुनिया में फंसे रहते हैं, सिर्फ अपने कंपटीशन और स्ट्रगल में। इसीलिए ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक बड़ी संघर्ष है जिसमें हमारी पहचान, अपमान और हक सब जुड़े हुए हैं। और इस संघर्ष में सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, मिलकर एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। राहुल को आमिर की ये बात काफी जस्टिफाइड लगता है। उसका फ्रस्ट्रेशन जो पहले से पर्सनल था अब एक बड़ा आइडियोलॉजिकल नैरेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आमिर फिर कहता है, तुम इंटेलिजेंट हो राहुल, तुम्हारा आईक्यू और डेडिकेशन दोनों टॉप नॉच है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर बनकर क्या फायदा? अगर सिस्टम ही करप्ट है, तुम अपना टैलेंट सिस्टम चेंज करने में लगा सकते हो, अपनी कम्युनिटी के डिफेंस में। अब राहुल के दिमाग में जो स्पार्क लगी वो प्योरली पर्सनल फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा बड़ा हो गया। उसके पुराने डाउट्स, क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं, क्या मेरी मेहनत किसी काम
आएगी, अब एक नया फॉर्म ले लिया। क्या मैं ब्रेव हूं कि अपने सिस्टम और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊं? यही मोमेंट कॉग्निटिव ओपनिंग है। राहुल अपने पुराने बिलीफ सिस्टम जो सिर्फ सक्सेस और पर्सनल अचीवमेंट पर फोकस था, उसको छोड़कर एक नई सोच को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया, जिसमें आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और पर्पस सब मिक्स हो गया। इस कॉग्निटिव ओपनिंग के बाद आमिर राहुल को प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करता है, जहां सिर्फ ट्रस्टेड लोग होते हैं। सिलेक्टिव आर्टिकल्स, पॉडकास्ट्स और रिसर्च शेयर किया जाता है जो राहुल के फ्रस्ट्रेशंस को वैलिडेट करते हैं। धीरे धीरे राहुल को अपने पुराने दोस्त और फैमिली से इमोशनली दूर करता है। राहुल को स्पेशल फील करवाता है, तुम जैसे लोगों की जरूरत है एक बड़े चेंज के लिए। और फिर शुरू होती है साल भर की धीमी, लेयर्ड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जो राहुल के मेडिकल डिग्री को एक टूल में कन्वर्ट कर देता है। अपने इंटेलिजेंस को कम्युनिटी सर्विस, जो कि सीक्रेटली टेरर लॉजिस्टिक्स हो सकती है, उसमें लगा देता है। अपने दिमाग और डिसीजंस को पूरी तरह से हैंडलर के हाथ सौंप देता है। आप यहां पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि पर्सनल क्राइसिस किसकी नहीं होती, पर क्या सब राहुल जैसे बन जाते हैं? क्या सब कॉग्निटिव ओपनिंग का शिकार बन जाते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, सब नहीं बनते। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो डीप पर्सनल क्राइसिस के बावजूद अपने बेसिक लर्निंग्स को नहीं भूलते। ये देखिए, एक इंसान जो खुद होमलेस है और बेयरली उसके पास कोई खाना है, पर वो अपने डॉग को, जो कि एक स्ट्रे है, उसको खिलाना नहीं भूलता, क्योंकि उसने जो बेसिक लर्निंग्स है जैसे काइंडनेस, एम्पैथी और कंपैशन, उसको नहीं भूला है। तो हर कोई तो राहुल नहीं बनता, पर अगर हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो लोग एक भी ऐसे टैलेंटेड इंसान को अपने साथ मिला लेते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी जीत है और हमारी सबसे बड़ी हार। अब यहां हो गया फर्स्ट स्टेप की कंप्लीशन। तो नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन कंट्रोल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब एक इंसान को सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसका पूरा वर्ल्ड व्यू उस कंटेंट के लिए सेफ हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसको इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट कंट्रोल कहते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि अगर इंसान के पास अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ही नहीं होंगी, तो वो उसको दिए जा रहे नैरेटिव्स को ही एब्सोल्यूट ट्रूथ समझने लगेगा। रिसर्च दिखाता है कि जब किसी इंसान के फोन, सोशल मीडिया और कन्वर्सेशंस में सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट आता है, सिलेक्टिव वीडियोस, बायस्ड आर्टिकल्स, प्रोपागेंडा पॉडकास्ट, तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस नैरेटिव को रीइंफोर्स करने लगता है। हर दिन सेम मैसेज डिफरेंट फॉर्म्स में। ये रिपीटेशन एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। चलते हैं राहुल के एग्जाम्पल में। ठीक 1 महीने बाद राहुल का डिजिटल लाइफ पूरी तरह से बदल गया था। आमिर ने उसे एक्सट्रीमिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दिया था, रिलीजियस नॉलेज सर्कल, कम्युनिटी डिफेंस नेटवर्क, फ्यूचर लीडर्स फोरम एक्सेट्रा। नाम तो सब फॉर्मल लगते थे, पर हर ग्रुप में सिर्फ एक ही टाइप का कंटेंट था। जब राहुल अपने फोन को अनलॉक करता था, तो उसे 6 बजे एक वीडियो मिलता, हाउ वेस्टर्न सिस्टम इज डिस्ट्रॉइंग आवर वैल्यूज। 10 बजे एक आर्टिकल, मेडिकल प्रोफेशनल्स रोल इन कम्युनिटी प्रोटेक्शन। 2 बजे एक पॉडकास्ट, व्हाई योर फैमिली डजंट अंडरस्टैंड यू। 8 बजे एक इमेज, डॉक्टर्स हु सैक्रिफाइस्ड फॉर देयर रिलीजन। दिन भर हर जगह सिर्फ एक ही नैरेटिव था। जब राहुल कोई न्यूज चैनल्स देखता, तो उससे सब कुछ बायस्ड, फंडेड बाय एनिमीज और हमारी कम्युनिटी के खिलाफ लगता था। एक दिन जब राहुल ने अपने पुराने दोस्त अर्जुन को कॉल किया, तो अर्जुन ने कहा, तू बदल गया है राहुल, अब सिर्फ पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात करता रहता है। राहुल को गुस्सा आया, लेकिन असलियत ये थी कि उसका पूरा इंफॉर्मेशन डाइट बदल चुका था। इसी के साथ स्टेप 2 का भी कंप्लीशन हो गया। इस स्टेप ने तो बस सरफेस को स्क्रैच किया है, असली पिक्चर स्टेप 3 में सामने आती है। तो नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट, फ्रॉम राहुल द डॉक्टर टू सोल्जर ऑफ द कॉज। साइकोलॉजी ऑफ डेथ एंड रीबर्थ में एक कॉन्सेप्ट है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। जब कोई इंसान किसी ग्रुप के साथ स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करता है, तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी ग्रेजुअली ग्रुप आइडेंटिटी से रिप्लेस होने लगती है। उसका डिसीजन मेकिंग, वैल्यूज और मोरालिटी सब ग्रुप के हिसाब से सेव होने लगते हैं। हैंडलर्स जानते हैं कि इंसान को परमानेंटली रेडिकलाइज करने का सबसे पावरफुल
सक्सेसफुल तरीका है उसकी पुरानी पहचान तोड़कर एक नए सैक्रेड आइडेंटिटी को डेवलप करना। ये आइडेंटिटी ना सिर्फ उसकी सोच और समझ को बदल देती है बल्कि उसके अपने पुराने इमोशंस और रिलेशनशिप्स को रिजेक्ट करने पर मजबूर करती है। अब राहुल के केस में भी आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा था। राहुल पहले सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट था, पर आमिर ने उसे स्लोली कन्विंस किया कि उसका मेडिकल डिग्री सिर्फ पर्सनल सक्सेस का टूल है, जबकि कम्युनिटी की सेवा एक सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले वो अपने दोस्त अर्जुन को कहता था, मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मुझे अच्छे से पढ़ लिख के एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। अब वो उसी अर्जुन को बोलता है, मेरा काम सिर्फ डॉक्टर का नहीं, अपने कम्युनिटी के हक के लिए लड़ाई करने का भी है। राहुल का मोरल फ्रेमवर्क बदल गया था। पहले उसका बिलीफ था कि हर जान को बचाना जरूरी है, अब उसने सिलेक्टिव मोरालिटी अपना ली थी कि अपने लोगों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक दिन राहुल ने अपने व्हाट्सएप डीपी में अपनी फोटो हटाकर एक रिवॉल्यूशनरी लीडर की फोटो लगा दी और नाम भी अबू फरहान कर दिया। ये स्टेप यहीं खत्म। अब अगला स्टेप आपको हैरान करने वाला है, जो है इंक्रीमेंटल कमिटमेंट। हैंडलर एक रिक्रूट को कभी सीधा इलीगल एक्टिविटी में नहीं डालता। पहले स्मॉल लो रिस्क टास्क दिए जाते हैं, जैसे मीटिंग्स अटेंड करना, फंड रेजिंग करना, ग्रुप इन्वॉल्वमेंट एक्सेट्रा। फिर धीरे धीरे टास्क हाई रिस्क और इलीगल होते जाते हैं, जैसे कि कोई एरिया की सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और फाइनली डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। राहुल को अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि वो जिस रीजन के लिए ये ग्रुप ज्वाइन किया था उसका काम वो रीजंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे। यहीं पे दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि है द संक कॉस्ट फैलेसी का। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल गलती है जिसमें इंसान अपने पहले की गई मेहनत, समय, एनर्जी या पैसे को ध्यान में रखकर बिना सोचे समझे किसी भी काम को आगे बढ़ाता रहता है, ये जानते हुए भी कि हो सकता है वो काम अब उसके लिए हार्मफुल या नॉन प्रॉफिटेबल साबित हो। मतलब हम सोचते हैं कि हमने इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो अगर अब हम रुक गए तो सब बेकार हो जाएगा। इस वजह से हम अपनी गलत डिसीजंस को भी बरकरार रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहते। अब राहुल का सिचुएशन भी ठीक ऐसा हो चुका था। जो पहले नॉर्मल वीडियोस, पॉडकास्ट्स, अवेयरनेस सेशन से शुरू हुए, वो अब धीरे धीरे फंड रेजिंग और कुछ प्लेसेस की सर्विलेंस तक पहुंच चुका था। अब इस स्टेप के एंड पर हम एक चौराहा पर खड़े हैं और अगला स्टेप बताता है कि किस तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टेप होता है मोरल डिसएंगेजमेंट का। इसका सिंपल मतलब है इंसान का दिमाग अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि जो वो कर रहा है वो गलत नहीं बल्कि जरूरी और सही है। यहां कुछ कॉमन जुगाड़ चलते हैं, जैसे कि मैं तो बड़ी लड़ाई के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर रहा हूं, हम तो सिर्फ डिफेंस में हैं, पहले जुल्म उन्होंने किया, डिसीजन ऊपर वालों का है, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं, जो मरेंगे वो वैसे भी एनिमी हैं, इनोसेंट नहीं। धीरे धीरे इंसान का कॉन्साइंस म्यूट हो जाता है। पहले जो काम क्लियरली गलत लगते थे अब वो ड्यूटी या फर्ज लगने लगते हैं। राहुल के केस में भी यही होता है। जब उसे पहली बार पता चलता है कि उसने जो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी पैटर्न शेयर किए थे उनका यूज एक ऑपरेशन के प्लानिंग के लिए हो रहा है, तो उसके दिल में सच में हल्का सा डर और गिल्ट होता है। उसका डॉक्टर वाला दिमाग बोलता है ये तो गलत है, यहां से आगे नहीं। लेकिन यहीं पर आमिर अपना साइकोलॉजिकल जुगाड़ शुरू करता है। आमिर उसे कहता है, राहुल सोच के देख, इतने साल से सिस्टम हमारे साथ क्या कर रहा है, अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा। तू किसी इनोसेंट को टारगेट नहीं कर रहा, तू सिर्फ जालिम सिस्टम को वीक कर रहा है, और वैसे भी तू तो किसी को डायरेक्टली हर्ट नहीं करेगा, तू बस इंफॉर्मेशन और मेडिकल सपोर्ट दे रहा है। डिसीजन ऊपर के लोग लेते हैं। राहुल के दिमाग को ये बातें एक तरह का कंफर्ट देती हैं। वो सोचता है मैं मर्डरर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, अगर मैं हाथ पीछे खींच लूंगा तो शायद मेरी कम्युनिटी और वीक हो जाएगी। इस तरह उसका दिमाग खुद ही उसको क्लीन चिट देने लगता है। जो काम एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट को क्लियरली क्राइम लगता, वही राहुल को अब कॉज के लिए जरूरी लगने लगता है। यही मोरल डिसएंगेजमेंट है, जब दिमाग अपने ही काम का लॉयर बन जाता है। इसका एक छोटा सा झलक दिखा ये वीडियो में। ये अभी रिसेंट दिल्ली ब्लास्ट का सुसाइड बॉम्बर का है, जो कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकवर हुई है। इस वीडियो को आप कुछ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं। जाहिर है इसको मैं इधर यूट्यूब पे चला नहीं सकता।
यहाँ पे ये भाई साहब सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली पहले इसके ग्रुप में से ये किसी और को परसुएट कर रहा था सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, पर जब वो इंसान राजी नहीं हुआ तो ये खुद सुसाइड बॉम्बर बन गया। इस वीडियो को मैंने 50 से ज्यादा बार देख लिया, पर मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आया ये कहना क्या चाह रहा है। एक तो जबरदस्ती का फेक एक्सेंट, ऊपर से तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो कैमरा को क्यों नहीं देख रहे हो, और इतना जबरदस्त काउंसलिंग की 20 सेकंड में सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई भी कर दिया। मतलब क्या कहोगे आप ऐसे इंसान को? देख रहे हो आप मोरल डिसएंगेजमेंट का पावर। अगर आपको लगता है ये स्टेप काफी इंटेंस था तो अगला स्टेप सब बदल देता है, विच इज टोटलिस्टिक एनवायरनमेंट। इसको साइकोलॉजिकल प्रिजन थ्योरी भी बोला जाता है। ये स्टेज में रिक्रूट एक ऐसे साइकोलॉजिकल और सोशल कंट्रोल के जंगल में फंस जाता है जहां उसकी जिंदगी के हर पहलू पर ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा होता है। इसीलिए इसका नाम टोटलिस्टिक एनवायरनमेंट है। ये स्टेज में रिक्रूट का बिहेवियर, सोच, जज्बात और सोशल इंटरैक्शंस के ऊपर हैंडलर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने दोस्तों, परिवार और पुराने सोशल नेटवर्क से दूर हो जाता है। उसके कम्युनिकेशन चैनल्स, इंफॉर्मेशन सोर्सेस और डेली रूटीन्स पर बंदिश लग जाती है। ऑर्गेनाइजर्स हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते हैं ताकि इंसान का दिमाग उनके आइडियोलॉजी के मुताबिक ही काम करे। ये स्टेज रेडिकलाइजेशन के सबसे गहरे और इरिवर्सिबल हिस्से में से एक होता है, जहां इंसान अपने पुराने खुद को ऑलमोस्ट खो देता है और नए रेडिकल आइडेंटिटी में पूरी तरह एसिमिलेट हो जाता है। इस टोटलिस्टिक एनवायरनमेंट के कंट्रोल के अंदर रिक्रूट अपनी पुरानी जिम्मेदारियां, जज्बात और रिश्तों को तोड़कर एक नई ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी अपना लेता है। उसके अंदर जो डाउट्स, फियर्स या हेजिटेशंस होते हैं वो हैंडलर के सपोर्ट और आइडियोलॉजी के चलते अनदेखे कर दिए जाते हैं। ये स्टेज वो साइकोलॉजिकल कैद खाना है जहां से रिक्रूट का वापस बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। राहुल इस स्टेज पर अपने घर वालों से बिल्कुल दूर हो गया था। उसका मोबाइल, सोशल मीडिया और कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह से मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड हो गए थे। हर चीज, उसके सोने का टाइम, खाने का टाइम, कौन से लोग से बात करे, क्या पढ़े, सब ग्रुप के हैंडलर्स और आमिर के कंट्रोल में था। जब राहुल अपने पुराने दोस्तों से बात करना चाहता तो आमिर उसके डाउट्स और कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर देता। राहुल अपने लिए सोच ही नहीं पाता था। उसने अपनी पुरानी सेल्फ इमेज छोड़ दी थी और अपने आप को एक वॉरियर और सोल्जर समझने लगा था, जिसका सिर्फ एक मिशन और पर्पस ग्रुप के लिए पूरी जिंदगी था। आई होप आप अब तक की कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब सारी राहों का एंड, सारे सवालों का जवाब, द फाइनल स्टेप, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आज द नेम सजेस्ट, इस स्टेज पर रिक्रूट अपने फैसले और कार्यों में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वापस मुड़ना या हटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसके खिलाफ कई ऐसे सबूत बन जाते हैं जैसे कि फंड ट्रांसफर, इलीगल लॉजिस्टिक सपोर्ट, ग्रुप की गतिविधियों में पार्टिसिपेशन, जो उसकी जिंदगी को मीडिया, कानून और समाज के नजरों में कंप्रोमाइज कर देते हैं। उसकी नई आइडेंटिटी और जिंदगी का पर्पस पूरी तरह से ग्रुप से जुड़ा होता है और वो संक कॉस्ट फैलेसी के चलते पीछे नहीं हट पाता। डर, गिल्ट और अब तक की मेहनत बेकार नहीं होने देनी जैसे जज्बात मिलकर उसके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रिजन रिक्रूट को आइडिएशन से एक्टिव पार्टिसिपेशन तक ले आता है और उसकी जिंदगी में ये फैसला एक इरिवर्सिबल स्टेज बन जाता है। अब कई महीने बीत चुके थे। राहुल अब सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स, अंडरग्राउंड मीटिंग्स और हॉस्पिटल के बीच पेंडुलम जैसा घूमता रहता था। फंड रेजिंग, फेक अकाउंट्स, कुछ सेडी कैश ट्रांसफर्स, हॉस्पिटल के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज का डेटा, ये सब उसके थ्रू ऑलरेडी हो चुका था। अगर कोई न्यूट्रल आदमी ये फाइल देखता तो क्लियरली बोल देता ये बंदा क्लीन नहीं है। एक शाम आमिर ने राहुल को एक अलग सेफ फ्लैट पे बुलाया। रूम अंधेरा था, लाइट्स बंद, सिर्फ एक टेबल लैम्प जला हुआ। टेबल पर एक फाइल रखी थी, प्रिंट आउट्स, चार्ट्स के स्क्रीनशॉट्स, सीसीटीवी स्टिल्स, जिसमें राहुल कुछ और जगहों पर दिख रहा था। आमिर ने फाइल खोली, आराम से पेजेस पलटा और बहुत शांत आवाज में बोला, राहुल तू जानता है ना तू कितना आगे आ चुका है। राहुल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ आई नो भाई, मैं कमिटेड हूँ। आमिर फिर बोलता है, ये सब अगर कल किसी एजेंसी के हाथ लग गया तो क्या बोलेगा?
मैं तो बस कंफ्यूज था, इसीलिए तुझे पूछ रहा हूँ। राहुल का गला सूखा। पहली बार उसने अपने एक्शंस को एक थर्ड पर्सन की नज़र से देखा। ये सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं रहा था, ये अब एक लीगल ट्रैप बन चुका था। आमिर ने उसकी आंखों में सीधा देखकर बोला, देख राहुल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तुमने जो भी किया है वो हाफ वे छोड़ दोगे तो तुम सब जगह फंसे हुए हो। सिस्टम तुम्हें सख्त पनिशमेंट देगी, फैमिली भी तुमसे सेम फील करेगी और हमारा ट्रस्ट भी टूट जाएगा। पर अगर तुम अपने आप को पूरी तरह मिशन के हवाले कर दो तो ये सब एविडेंस नहीं, ये सब प्रूफ ऑफ ब्रावरी बन जाएगा। फिर पहली बार वो लोग ऑपरेशन शब्द यूज करते हैं डायरेक्टली राहुल के कॉन्टेक्स्ट में। तेरे लिए एक काम है, हाई रिस्क है, पर तेरा कैलिबर भी बहुत हाई है। तू डॉक्टर है, तुझे हर जगह की एक्सेस है। तुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर विंग, एक पर्टिकुलर दिन, एक पर्टिकुलर टाइम के लॉजिस्टिक्स हैंडल करने हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। राहुल के दिमाग में 3 पैरेलल थॉट चलते हैं। अगर मना किया तो ये सब मेरे खिलाफ यूज होगा, इतना आगे आ गया, अब पीछे हटना मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करना। शायद यही वो मोमेंट है जिसके लिए मैं इतने दिन से प्रिपेयर हो रहा था। उसने सीधा हाँ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा, मैं सोच के बताता हूँ। आमिर हल्का सा हंसा, चेयर से पीछे हटा और बोला, जरूर सोच ले, बस एक बात याद रख, अब जो भी डिसीजन लेगा वो सिर्फ तेरा पर्सनल डिसीजन नहीं होगा, ये उन सब लोगों के फ्यूचर को अफेक्ट करेगा जो तेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और हाँ, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, पर फिर क्रेडिट भी उसका ही होगा। उस रात राहुल घर नहीं गया। रूफ पे खड़े होकर शहर के लाइट्स देखते हुए उसने अपने आप को रैशनलाइज किया, शायद मैं वैसे भी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता, डिग्री भी खतरे में, करियर भी खतरे में, नाम भी। एटलीस्ट यहां मैं किसी काम तो आ रहा हूं। अगर मैं बैकआउट हो गया तो मैं कुछ नहीं, बस एक फेल्ड आदमी कहलाऊंगा। सुबह बिना कोई फिल्मी डायलॉग के उसने आमिर को सिर्फ एक मैसेज भेजा, आई एम इन। तो ये था राहुल की कहानी, जिसके मदद से मैंने आपको ये कॉम्प्लेक्स चीज़ समझाया। अगर आपके आसपास कोई भी अचानक अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के एक नया सर्कल ज्वाइन कर रहा है, हर चीज़ को सिर्फ एक रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल लेंस से देखने लगा है, सब सिस्टम खराब है, सिर्फ यही लोग सही हैं टाइप लाइन्स रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक ही टाइप के यूट्यूब चैनल्स, लेक्चर्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में घुसा हुआ है, नाइट कॉल, सीक्रेट चैट्स और पेरेंट्स से छुप के सारी काम कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो टेररिस्ट बन रहा है। हो सकता है वो कोई गलत दिशा पे भी जा रहा हो, जैसे कि ड्रग्स एंड ऑल। पर ये वो स्टेज है जहां सक्सेसफुल इंटरवेंशन एंड रिट्रीवल का चांस सबसे ज्यादा होता है। फैमिली और फ्रेंड्स इस वक्त क्या कर सकते हैं? सीधा तुम गलत हो बोल के उसे तोड़ मत दो, वो और ग्रुप की तरफ भागेगा। उसको सुनना ज्यादा जरूरी है और आर्ग्यू कम। रियल ग्रीवेंसेस को एक्नॉलेज करो और वायलेंट सॉल्यूशन को क्वेश्चन करो। उसको ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी दो और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करो। अगर आप स्टूडेंट हो, अपने सर्कल में ये प्रोसेस समझाओ। ब्लाइंडली कोई भी मेंटोर मत चूज करो। अगर आप पेरेंट हो, सिर्फ कंट्रोल नहीं, कनेक्शन बिल्ड करो। अगर आप एजुकेटर हो, अपने क्लासरूम में क्रिटिकल थिंकिंग को नया नॉर्म बनाओ। दोस्तों, आप जानते हैं ये रिसेंटली हुआ दिल्ली ब्लास्ट की सबसे खौफनाक बात वो ये था कि डॉक्टर उमर ने वो कदम उठाया जिसका खुद इस्लाम में ही कोई जगह नहीं है। कुरान की बात करें तो सूरा अन-निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स 29 कहता है, डू नॉट किल योरसेल्फ। एक और आयत सूरा अल इसरा चैप्टर नंबर 17 वर्स 33 कहता है, डू नॉट टेक ए लाइफ व्हिच अल्लाह हैज मेड सैक्रेड। सैक्रेड लाइफ अपनी हो या किसी और की। नेक्स्ट आयत सूरा अल मैदा चैप्टर नंबर 5 वर्स 32, whoever kills one innocent, it is as if he has killed all humanity। एक ब्लास्ट और कुरान के हिसाब से पूरी इंसानियत को एक साथ मार देने जैसा। अब चलते हैं हदीथ पर, जो इस मामले में और भी सख्त है। साही अल बुखारी हदीथ 5778 कहता है, जो अपनी जान किसी चीज से लेगा कयामत के दिन उसी चीज से सजा मिलेगी। नेक्स्ट साही मुस्लिम हदीथ 109 कहता है, सुसाइड करने वाला उसी एक्ट को जहन्नुम में बार बार करेगा। एक सच्चा मुसलमान के लिए ये वार्निंग
वार्निंग नहीं, एक वर्डिक्ट है। यहाँ पे एक बात जो सबसे खतरनाक मैसेज देती है वो है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग्स या जिहाद जैसे चीजें इस्लाम के किसी भी किताब में मेंशन नहीं है। ये सब एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल का नतीजा है जिसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खुदा की मर्जी का झूठा लिफाफा पहना दिया। इस्लाम ने कभी ये रास्ता नहीं बताया, ये रास्ता इंसानों ने बनाया, लीडर्स, ग्रुप्स और आइडियोलॉजीज। जो ब्लास्ट डॉक्टर उमर ने किया वो रिलीजियन का हुक्म नहीं था, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल वायरस था जिसे उसने ईमान का नाम दे दिया। इस्लाम के 1400 साल पुराना रिकॉर्ड चेक करो, क्लासिकल इस्लामिक टेक्स्ट्स में खुद को उड़ा दो और इसे जिहाद बोलो जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुरान ने तो दूसरी तरफ वार्निंग दी है। सूरा अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 195 कहता है, डू नॉट थ्रो योरसेल्फ इनटू डिस्ट्रक्शन विथ योर ओन हैंड्स। डॉक्टर उमर ने वही किया जो कुरान मना करती है। दुनिया के टॉप इस्लामिक अथॉरिटीज का सुसाइड बॉम्बिंग को लेके एक ही लाइन में स्टैंड, हराम। इजिप्ट की अल अजहर यूनिवर्सिटी का मानना है सुसाइड बॉम्बिंग मतलब हराम। इंडिया के दारुल उलूम देवबंद कहता है सुसाइड अटैक इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। सऊदी का ग्रैंड मुफ्ती इसको डबल हराम मानती है, दैट इज खुद को मारना और सिविलियंस को भी मारना। ईरानियन सिया स्कॉलर्स इसको मर्डर एंड सेल्फ मर्डर कहते हैं। सुन्नी, सिया, अरब, एशियन सब एक ही लाइन में, सबका एक ही वर्डिक्ट। इस्लाम के नाम पे किया गया ये ब्लास्ट इस्लाम ही के सारे रूल्स तोड़कर किया गया। और दोस्तों, जब कोई आदमी अपने ही मजहब की लकीरों को फाड़ कर आगे निकल जाता है, वहां सिर्फ एक ही चीज बची होती है, अंधकार। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊं जहां सिर्फ प्रिवेंशन और डी रेडिकलाइजेशन पे फोकस करें, तो कमेंट्स में लिखिए अवेयरनेस चाहिए। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या लीडर्स बनने वाले हैं, क्योंकि कल को जब कोई हैंडलर किसी ब्राइट माइंड को टारगेट करे तो उसके पास इतना नॉलेज हो कि वो कॉन्फिडेंटली कह सके, भाई ये ईमान नहीं, ये मैनिपुलेशन है। मैं हूं शुभ, जल्दी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।